नाज़रीन, गजा में घमसान की लड़ाई रिपोर्ट की जा रही है और रेजिस्टेंस ने सबसे बड़े हमलों का आगाज कर दिया है। 18 मार्च से जो ब्रुटैलिटी का आगाज हुआ उसके जवाब में रेजिस्टेंस ने सबसे बड़े हमलों का आगाज कर दिया है। सबसे बड़ी कैजुअलिटीज इजराइल की इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। इजरायली फौज जो ही आगे एडवांस करने की उसने कोशिश की है उसको बड़े रेजिस्टेंस का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। ताजा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है गजा में आपके सामने रखेंगे और जो रेजिस्टेंस है उसके फाइटर जो है वो इजरायली शहरों के अंदर दोबारा दाखिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट्स वहां से सामने आ रही हैं और गजा के इर्द गिर्द की सेटलमेंट से इजरायलियों ने जो है वो हंगामी तौर पर इवैक्यूएशन शुरू कर दी है और वहां पर इस वक्त सायरन्स बज रहे हैं और तेजी के साथ हंगामी तौर पर वो इवैक्यूएट कर रहे हैं इजरायली सेटलर्स हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि एक बार फिर रेजिस्टेंस जो है वो दाखिल हो सकती है। अब आप अंदाजा करिए कितनी बड़ी जिल्लत है, कितनी बड़ी अजीमत है और रेजिस्टेंस अभी तक इस लेवल की सलाहियत रखती है कि इजरायलियों को खतरा है कि वो दोबारा गजा से निकलकर इजरायली ऑक्युपाइड एरिया के अंदर आएंगे और इनको फिर से जो वो यहां से उठाकर ले जाएंगे। तो अनबिलीवेबल और इजराइल को बहुत इस वक्त हजीमत उठाना पड़ी है। ये जो अभी वाकयात इस वक्त गजा से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं कि रेजिस्टेंस अभी भी ये कैपेबिलिटी रखती है और इजराइल की कैजुअलिटीज करने की कैपेबिलिटी रखती है, बावजूद इसके कि एग्रेशन, बमबारी, गोले सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस मौजूद है। इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है और चीन मुतहरिक हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान और जो चाइना का दौरा हुआ हमने आपके सामने रखा कि चाइना ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब रीजनल जो अफेयर्स हैं उसमें चाइना खुलकर नजर आएगा और जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है ये बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री है कि इसके बाद चीन खुलकर सामने आ चुका है। तो वो हर रीजन में आपको नजर आएगा, हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको नजर आएगा और यही इस सेंचुरी की सबसे डिफाइनिंग चीज है कि चीन अब मुतबादिल ताकत के तौर पर सामने आ चुका है। तो चीन के खुसूसी नुमाइंदे जो कि फलस्तीन के लिए मुकर्रर किया गया है, फलस्तीन के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री चीन ने जो नुमाइंदा है वो मिडिल ईस्ट में मुकर्रर किया है और उसकी मुलाकातें अब शुरू हो गई हैं और वो सामने आना शुरू। कतर के साथ अहम तरीन मुलाकात हुई है और गजा के अंदर जो है वो जंगबंदी और फलस्तीनी रियासत इस हवाले से बातचीत की गई है और रशिया मुतहरिक हो चुका है इस हवाले से कि उन्होंने कहा है कि यमन के ऊपर जो अमेरिकी अग्रेशन जारी है किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, अनजस्टिफाइड है, अनएक्सेप्टेबल है और हम अमेरिका से कहेंगे कि वो फिल फॉर यमन के ऊपर जो अपना अग्रेशन है उसको रोके। तो चीन और रूस इस वक्त आप देखें कि मिडिल ईस्ट के अंदर कौन से सबसे बड़े मसले हैं, फलस्तीन, ईरान का न्यूक्लियर, यमन, तीनों के अंदर इस वक्त आपको चीन और रूस जो नजर आ रहे हैं। और सीरिया का जो मसला है उसमें मुकम्मल आपको चीन का डेलीगेशन भी होकर आया है, उनके राब्ते जारी हैं और रशिया तो वैसे ही उसकी तो वैसे वहां पर प्रेजेंस है और पुतिन जो है वो 2 से 3 मरतबा अहमद शरा से डायरेक्टली कॉल पर बात भी कर चुके हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट है, अहमद शरा ने ट्रंप के नाम पैगाम भेज दिया है। कांग्रेसमैन पहुंचे हैं सीरिया और उनकी मुलाकात अहमद अल शरा से हुई है और अहमद अल शरा ने ट्रंप के नाम जो है वो पैगाम भेज दिया है। तो सीरिया में जो इजरायली प्रोजेक्ट था उसको भी वहां फिलहाल नाकामी हो रही है क्योंकि सैंक्शंस खत्म की गई हैं सीरिया से। ये ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट ने बहुत मेजर लेवल की जो सैंक्शंस हैं वो सीरिया से खत्म की है। हालांकि सीरिया में इजरायली प्रोजेक्ट कुछ और है, सैंक्शंस खत्म करने से तो जो सीरिया की गवर्नमेंट है वो और स्टेबलाइज होगी। इनका मकसद तो डिस्टेबलाइज करना और लिबिया बनाना है, तो वहां पर भी मामलात इनके हक में नहीं जा रहे हैं और ये है वो अमली मुजाहरा कि यूरोप जो है अब मिडिल ईस्ट की पॉलिसी इन रेफरेंस विद इजराइल नहीं बना रहा है। इजराइल का इंटरेस्ट सीरिया के अंदर कुछ और है लेकिन यूरोप का इंटरेस्ट सीरिया के अंदर कुछ और है। तो ये वो मफादात का टकराव शुरू हो चुका है। तो नेतन्याहू की ये जंग है इसके गिर्द घेरा जो वो तंग होता चला जा रहा है। तमाम सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हमने देखा कि 15 महीने इजराइल ने मुसलसल जारियत की और वो जेनोसाइड की जिसकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ इजराइल की मॉडर्न आर्मी बैक्ड बाय सुपर पावर थी और सामने एक रेजिस्टेंस थी, महकूम लोगों की एक छोटी सी बस्ती गजा की पट्टी, ठीक है, उसके ऊपर तमाम और बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी इन सब ने हिस्सा डाला लेकिन इजराइल को शिकस्त हुई। 18 मार्च से इस जेनोसाइड का दूसरा फेज शुरू हुआ लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने रही हैं उससे बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि इजराइल को इस दूसरे फेज के अंदर भी जो है वो अस्करी तौर पर मुकम्मल शिकस्त हो चुकी है और रेजिस्टेंस मौजूद है और यह सलाहियत रखती है कि वो इजराइल की कैजुअलिटीज कर सके। सिर्फ मौजूद होना एक अलग बात है, उनकी कैजुअलिटीज कर सके और उस एरिया में घुसकर मार सके जिसको वो अपनी तरफ से सबसे ज्यादा सिक्योर समझ रहे हैं, जिसको वो बफर जोन बनाकर बैठे हुए हैं, उस एरिया में घुसकर जब वो रेजिस्टेंस ने अटैक किया है। तो इस वक्त जो अटैक गजा में हो रहा है और लड़ाई जारी है
और इंटेंस लेवल की फाइटिंग सबसे 18 मार्च के बाद इस वक्त, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इजराइल की बताई जा रही हैं, डजन्स ऑफ इंजर्ड एंड बड़े नंबर्स के अंदर उनकी हलाकतें जो है वो भी बताई जा रही हैं। और ये नॉर्थ गजा के अंदर हुआ है। नॉर्थ गजा वो इलाका है जो सबसे ज्यादा तबाह हाल इलाका है, मलबे का ढेर इलाका है, जिसका ब्लॉकेड है मुकम्मल तौर पर, और जहां पर कोई इमारत आपको सलामत नजर नहीं आएगी, और जहां पर सबसे ज्यादा बमबारी हुई है, ये उस इलाके के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है, और वहां पर उन्होंने अटैक किया, और उस इलाके में अटैक किया है जहां पर नेतन्याहू और इसका जो डिफेंस मिनिस्टर है इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट, उसने जो है वो दौरा किया था पिछले वीक, उस जगह पर आकर रेजिस्टेंस ने जो अटैक किया। कभी अगर नेतन्याहू की मौजूदगी में ये अटैक हो जाता तो फिर क्या होना था। और इस लेवल का ये अटैक किया गया है कि इजराइल के लिए वहां से अपने जो इंजर्ड हैं उनको वहां से निकालना मुश्किल हो गया है, और इवैक्यूएशन मुश्किल हो गई है, जिसके बाद इन्होंने नॉर्दर्न गाजा के ऊपर इंटेंस बॉम्बिंग शुरू कर दी है अपने उनको जो है वो इवैक्यूएट करने के लिए फौजियों को, और धमाके जो है वो दूर दूर तक सुने जा रहे हैं, बहुत दूर तक इस इंटेंस बॉम्बिंग की जो एक्सप्लोजन है वो सुने जा रहे हैं, और इंटेंस लेवल की जो फाइटर जेट्स एक्टिविटी है वो इस वक्त देखी जा रही है, और सायरन्स बज रहे हैं गजा के इनवेलप जो एरिया, यानी गजा के सराउंडिंग जो सेटलमेंट्स है वहां पर सायरन्स बज रहे हैं, और वो सायरन्स इसलिए बज रहे हैं कि वहां पर इजरायलियों को यह खतरा लाहक हुआ है कि रेजिस्टेंस दोबारा से दाखिल हो सकती है इन सेटलमेंट्स के अंदर, और इनको फिर से लेकर जा सकती है, जैसे 7 अक्टूबर को हुआ, तो दोबारा भी ऐसा हो सकता है। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी शिकस्त है। यहां पर इजराइल वर्सेस इजराइल जैसे कोई पावर नहीं है, ये महकूम लोगों की एक छोटी सी जमात है जो इजराइल के साथ लड़ रही है, और वो इन 20-19 महीनों के बाद भी ये सलाहियत रखती है कि इजराइलियों को ये खौफ है कि वो दोबारा से दाखिल हो जाएंगे। मतलब अनबिलीवेबल ये हजीमत जब उठाना पड़ी है, और इनको ये भी खतरा है वहां से वो इवैक्यूएट हो रहे हैं कि गजा से कोई स्नाइपिंग ऑपरेशन भी हो सकते हैं, और इजरायली आर्मी ने सिटीजन्स को कहा है, अपने सेटलर्स को, कि ज्यादा खतरा जो है वो स्नाइपिंग ऑपरेशन का है, ऐसा कोई खतरा ज्यादा नहीं है कि हमास दोबारा से आ जाएगी। ये वो अपने सेटलर्स को मुतमईन कर रही है इजरायली आर्मी, लेकिन वो वहां से तेजी के साथ इवैक्यूएट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कैजुअलिटीज अब हो गई हैं, इससे नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर और बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए 18 मार्च से तो बॉम्बिंग हो रही है ना। अभी 2-3 दिन पहले एक वाकया हुआ जिसमें कैजुअलिटीज हुई, उसमें एक इजरायली फौजी जब मारा गया। मेजर लेवल की, इस लेवल की कैजुअलिटीज अब से पहले नहीं हुई। इजरायली फौज बमबारी कर रही है, तो अब यहां से जब ये जाएंगे इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर और बढ़ने वाला है कि गजा के अंदर कोई अचीवमेंट भी नहीं है, उल्टा जो है वो कैजुअलिटीज हो रही है, ना वो कैदी वापस लाए जा पा रहे हैं, बल्कि इजरायली फौजी जो हैं वो वहां पर मारे जा रहे हैं, और जो ज्वाइनिंग रेशो है, जो एग्जॉस्टन ऑफ द फौज है, जो एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो भी फैक्टर मौजूद है। तो अब इनकी वहां पर हलाकतें शुरू हो गई हैं, तो इससे नेतन्याहू के ऊपर जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त 18 मार्च के बाद सबसे बड़ी लड़ाई गजा में छिड़ चुकी है। इजरायली मीडिया, fierce battle are currently taking place in the northern sector of the Gaza. Serious security incident in Gaza Strip with the sound of large and successive explosions. बहुत बड़े बड़े धमाके जो है वो देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। The serious incident in Gaza Strip is related to the artillery corps and the 36th division. ये 36th division और जो artillery corps है, इसके जो इसके फौजी हैं वो वहां पर मारे गए हैं और जख्मी हुए। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स began transporting injured people from the Gaza Strip following reports of serious security incident. कई एक हेलीकॉप्टर्स वहां पर उतरते हुए देखे जा रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं। मिलिट्री सेंसरशिप impose a strict publication ban on what is happening in the Gaza Strip. ये शायद कुछ 6 महीनों के बाद इस तरह की खबर आई है। खासकर ये खबर तब आती थी जब लेबनान की जंग जारी थी, तो उस वक्त ये खबर आती थी कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो पूरा मीडिया बैन लगा दिया जाता था कि वो जो शिकस्त हुई है, वो जो जिल्लत उठाना पड़ी है, वो जो नुकसान हुआ है, वो मीडिया के ऊपर ना आए ताकि ज्यादा शिकस्त है वो खुलकर सामने आएगी। तो ये बहुत महीनों के बाद इस तरह की कोई खबर आई है कि इजरायली आर्मी को जो है वो बैन लगाना पड़ा है, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाना पड़ी है कि इस वाकये के मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो ना दी जाए। इसका मतलब इस लेवल का ये वाकया है। इसमें जो है वो रॉकेट के साथ भी एक हमला हुआ है, यानी इजरायली फौज की कोई गैदरिंग थी और रॉकेट फायर हुआ है। अजब नौयत का वाकया है कि गजा के अंदर ही उन्होंने रॉकेट फायर किया है। आप जरा उनकी एक्यूरेसी चेक करिए, मतलब गजा में हमास के पास अभी भी वो रॉकेट्स हैं कि वो इतनी एक्यूरेसी के साथ इजरायली फौज को जो निशाना बना सकते हैं। द एयरफोर्स इंटेंसिफाइज इट्स बॉम्बिंग ऑफ नॉर्दर्न गाजा इन अटेम्प्ट टू इवैक्यूएट इंजर्ड सोल्जर्स। उन्होंने नॉर्दर्न गाजा के अंदर बॉम्बिंग इंटेंसिफाई कर दी है, सिर्फ गजा से अपने फौजी ये इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, ये हालत है इनकी।
The security incident in the northern Gaza Strip occurred at the same location when the Israeli soldier was killed last week. ये वही जगह है जहां पर नेतन्याहू ने दौरा किया, ये वही जगह है जहां पर पिछले दिनों इनका एक फौजी मारा गया और उसी जगह पर दोबारा अटैक हुआ है। और ये वो एरिया जिसको इन्होंने सो कॉल्ड बफर जोन बना दिया कि यहां से तो हमने मुकम्मल तौर पर हमारा कंट्रोल है, यहां पर ये वहां पर अटैक हुआ है। तो दरअसल हमास उन एरियाज में जिसको ये ऑक्युपाई डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा यहां पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया, उस जगह पर आकर अटैक कर रही है और बता रही है कि यहां पर इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये जालिम जब टैंकों से और अपने जंगी जहाजों से निकल कर आते हैं तो फिर जब रेजिस्टेंस से इनका सामना होता है तो इनका ये हशर होता है। फिर ये दो टांगों के ऊपर चल नहीं सकते, ठीक है ना, फिर इनको चार कंधों के ऊपर ही ले जाया जाता है। और ये औरतों और बच्चों को सिर्फ मार सकते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज को मार सकते हैं, एड वर्कर्स को मार सकते हैं, लेकिन जब रियल फाइटर से, मुझे बताइए हिजबुल्लाह से क्या वजह बनी थी एग्रीमेंट करने की, ठीक है ना, हिजबुल्लाह से क्या वजह बनी थी? जाते ना बेरूत के, कहते बेरूत के ऊपर जाकर कब्जा करेंगे, तो कर लेते कब्जा। तो जब रियल फाइटर से इस फौज का सामना होता है तो फिर ये दो टांगों के ऊपर नहीं चल सकते, ये सिर्फ औरतों और बच्चों के ऊपर एग्रेशन करके अपनी उन नाकामी। मुझे बताइए ये डिबेट क्यों नहीं छिड़ती कि 19 महीने हो चुके हैं और इजराइल की कामयाबी क्या है, ठीक है? तो वो इस नाकामी को, इस क्वेश्चन को जो असल में हर तरफ ये उठना चाहिए, इस क्वेश्चन को वो मजीद एग्रेशन करके, मजीद बमबारी करके जो है वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन कोई अचीवमेंट इनको यहां पर नहीं होगी। और जो इन्होंने तारीख का ये सबसे बड़ा जुल्म किया है, जब तारीख अपना औराक बदलेगी इसकी पनिशमेंट इनको हर सूरत के अंदर मिलेगी। ये दुनिया का इक़्तिदार जो है ना, ये हमेशा से ना इनके पास था ना इनके पास रहना है, ये इक़्तिदार बदलना है। और इनको तो अपनी तारीख से सबक सीखना चाहिए था। इनकी तारीख में तो ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं जब इन्होंने इस तरह की हुदूद से तजावुज़ किया तो फिर इनके साथ क्या हुआ, लेकिन इन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है। रेजिडेंट्स ऑफ द गाजा इन्वेल्व रिपोर्ट एक्सटेंसिव एयर फोर्स मूवमेंट, बहुत बड़ी वहां पर मतलब जंगी हथियारे और हेलीकॉप्टर्स देखे जा रहे हैं। एक्सटेंसिव एयर एंड आर्टिलरी बम्बार्डमेंट कैरिड आउट बाय द आर्मी इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, वहां पर इन्होंने शदीद बमबारी शुरू कर दी है। एंड इंसिडेंट ऑफ गन फायर, एक्सप्लोजन्स एंड द रोर ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट की जो आवाजें, शोर वो देखा जा रहा है, धमाके, गन फायर इन स्काई आर ड्यू टू द ऑनगोइंग एक्टिविटी ऑफ द आर्मी इन द गाजा स्ट्रिप, कि मौजूदा जो इस वक्त वहां पर लड़ाई जारी है उसकी वजह से ये सारा देखा जा रहा है। द अलर्ट इज ड्यू टू द कंसर्न अबाउट द स्नाइपिंग फ्रॉम इनसाइड द गाजा, वो इवैक्यूएशन जो इजरायली एरियाज हैं वहां से हो रही है, यानी गजा के साथ जो एरियाज हैं उन सेटलमेंट से इवैक्यूएशन हो रही है। दो खतरात हैं उनको कि एक रेजिस्टेंस दाखिल हो सकती है दोबारा से, और दूसरा खतरा यह है कि गजा में बैठकर कोई रेजिस्टेंस फाइटर जो है यहां इस तरफ जो है वो कोई स्नाइपिंग ऑपरेशन कर सकता है। रेजिडेंट्स ऑफ द गाजा इन्वेलप communities report unprecedented explosion amid army attacks in the northern Gaza Strip। तो वो ये जो सारे इजरायली सेटलर्स हैं ये बता रहे हैं मीडिया को, इजरायली मीडिया को, कि यहां पर अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर एक्सप्लोजन देखे जा रहे हैं। यानी 18 मार्च के बाद इस वक्त वो सबसे बड़ी लड़ाई देखी जा रही है। और हम पिछले 2 दिनों से एक कुछ डिसाइसिव फेज की भी बात कर रहे थे जिसमें इन्होंने बहुत सारी फौज दाखिल करना थी। तो मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि इन्होंने अपनी फौज मजीद दाखिल की हो उसके बाद, क्योंकि ऑफिशियली तो इन्होंने नहीं बताया लेकिन इनका इरादा तो यही था। तो बहुत वाइड स्केल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है वो इस वक्त विटनेस की जा रही है। द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन इज क्लियरली हर्ड इन द वेस्टर्न नजीब रीजन। अब ये जो नजीब है ये तो बहुत दूर है गजा से, लेकिन इतने दूर तक भी धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। तो गजा की जो इंटेंसिटी है इन हेडलाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल के ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है अगर यही कैजुअलिटीज 5, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन जारी रहती हैं इजराइल की। क्योंकि इससे पहले हम नोट करें बमबारी हो रही है और सिर्फ उस बमबारी और दोबारा से जंग छेड़ने की वजह से इजराइल के अंदर इतने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। अगर यहां पर इजरायली कोई कैदी मारा गया मजीद और अब ये इजरायली फौजी भी मरना शुरू हो गए हैं, तो जो अंदरूनी मूवमेंट है उसमें हम कोई बड़ी नतीजा खेज इंपैक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज होना, और अगर 7 इजरायली कैदी इजराइल ही की बमबारी के अंदर मारे जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट जो क्रिएट कर सकती है। तो इस नाकामी को छुपाने के लिए अब नेतन्याहू क्या करेगा? अब इससे ज्यादा ब्रुटैलिटी करेगा, अब यमन के पर जाकर बम मारेगा या लेबनान और शाम के पर बम मारेगा। कोई अचीवमेंट नहीं है, एंड गेम नहीं है इनके पास सिवाय इस एग्रेशन के। देखें कभी तो ये खत्म होना है ना, ये था क़यामत तो जारी नहीं रह सकता, कभी तो इसने खत्म होना है। तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या ये सारे अरब लीडर जाएंगे और नेतन्याहू के गले में हार पहनाएंगे कि तुम बड़े कारनामा तो तुमने सर अंजाम दिया है? किसी की इतनी मजाल और जुर्रत नहीं है कि ये दोबारा जाकर कोई नेतन्याहू के साथ हाथ भी मिला सके, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है और ना कोई इनके साथ नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। ये इन्होंने तमाम हुदूद से तजावुज़ किया है। दुनिया के अंदर एग्जिस्टिंग जितने भी लॉज थे, जितने भी वैल्यूज थी, जितना भी कोई रहम और जो भी था,
जैसी भी दुनिया थी लेकिन मुनासिब अंदाज में था, वो सब इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। उस पूरे इंटरनेशनल जो कंसेंसस था उसको इन्होंने खत्म किया है। तो इसका सजा भी। सिर्फ मुझे बताइए, अगर अमेरिका इनसे अपना हाथ हटा ले, सिर्फ अमेरिका पीछे हट जाए, अब मुझे बताइए इनका हशर क्या होगा। तो ये जो सारा ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर हो रहा है। अमेरिका आज अपना हाथ पीछे कर ले, 10 दिनों के बाद यहां पर इजराइल जैसी कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। बस इतनी सी इनकी कहानी है। तो अमेरिका कितनी देर अपना हाथ जारी रखता है, और उनकी सरपरस्ती के अंदर भी ये कोई फतह हासिल नहीं कर पा रहे। और खुद अमेरिका की हालत यह है कि हुतीज उससे संभाले नहीं जा रहे, और उसकी इकोनॉमी की क्या हालत है, ट्रेड वॉर में क्या है, ग्लोबल डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं, यूरोप कैसे अपना रास्ता ले रहा है, और ग्लोबल साउथ कैसे राइज कर रहा है। तो इनका जो क्लॉक है ना वो टिक टिक कर रहा है, इनके पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है। अच्छा, अब आप जरा अगली जो डेवलपमेंट है उसको भी अगर आप देखें तो चीन मुतहरिक हो चुका है। ये बहुत बड़ी, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसी ताकत इन्वॉल्व हो गई है जो अमेरिका के हम पल्ला है। पहले क्या था, अमेरिका है, इराक में बम मारे, सीरिया में, लीबिया में जो मर्जी किया, कोई पूछने वाला नहीं था। आज क्या है कि एक ऐसी ताकत मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है जो अमेरिका के हम पल्ला है। और चीन यहां पर क्यों आ रहा है, क्योंकि अमेरिका एशिया में आ रहा है, पहले भी मौजूद है, लेकिन अब वो बाकायदा एशिया को मैदान जंग बनाने जा रहा है, चीन को खत्म करने के लिए, चीन को सबजुगेट करने के लिए। तो चीन अब आपको पूरे एशिया में नजर आएगा, और सबसे ज्यादा आपको मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आएगा। आप अंदाजा करें चीन जो है वो एक एक कदम किस तरह से उठाता है। इजिप्ट के साथ जंगी मशकें इस वक्त जारी हैं, ठीक है ना, और हैवी इक्विपमेंट और जदीद जंगी हथियार वहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो दूसरा इकदाम जो एक तरफ वो मिलिट्री एक्सपेंशन हमें नजर आ रही है, कॉपरेशन नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो अब चीन ने बढ़ाना शुरू कर दिए हैं खुलकर। अच्छा, चीन ने एक खुसूसी इन्वॉय अपना मुकर्रर किया था, जैसे अमेरिका का इन्वॉय होता है ना मिडिल ईस्ट का, तो चाइना ने भी मुकर्रर किया फलस्तीन के हवाले से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। लेकिन वो लो प्रोफाइल रहा, उसके हवाले से कभी कोई खबर नहीं आई कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मतलब मुलाकातें होती रही, सारा चीन यहां पे हमेशा से मौजूद था, लेकिन कोई खबर नहीं, कोई उनकी एक्टिविटी की कोई अपडेट नहीं आज सामने आई है। और पिछले 48 घंटों में जब अनाउंस किया जा रहा है ईरान और चाइना के उस दौरे के दरमियान, कि चाइना कह रहा है कि अब हम मिडिल ईस्ट के जो अफेयर्स हैं उसमें नजर आएंगे, और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें ईरान और चाइना मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे, और मिडिल ईस्ट में चाइना खुलकर होगा। तो उसके बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। कतर के साथ मुलाकात हुई है, और गजा की जंगबंदी को डिस्कस किया गया, और फलस्तीनी रियासत को डिस्कस किया गया। और अरब जो लीडरशिप है वो भी हमें पता है कि वो मॉस्को से और बीजिंग से यही डिमांड कर रही है कि अब वो आए और मजीद अपना रोल अदा करें। भाई, सऊदी अरेबिया को अमेरिका न्यूक्लियर ऑफर कर रहा है, जो सिविल प्रोग्राम है, तो चाइना कह रहा है कि हम भी आपको दे सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया गजा में जंगबंदी चाहता है, अमेरिका तो नहीं करवा रहा। तो चीन को अब यहां भी किरदार अदा करना पड़ेगा अपनी बात मजीद मनवाने के लिए, और मॉस्को में बुलाया गया है इन तमाम लीडरशिप को, एमबीएस को, यूएई और कतर और बाकी लीडरशिप को। द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर अफर्म्ड द चाइनीज इन्वॉय द कंटिन्यूएशन ऑफ कतर्स एफर्ट टू एंड द वॉर इन गाजा। कतर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस विद चाइनाज मिडिल ईस्ट इन्वॉय द सिचुएशन इन गाजा एंड द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। दूसरी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? वेस्ट बैंक, यरूशलेम, ठीक है ना, इसको यहां पर डिस्कस किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है कि चाइना इस तरह से आ चुका है, और अमेरिका को ये जंग रुकवानी होगी। अमेरिका को ये जंग अगर नहीं रुकाता, बहुत तेजी के साथ ये ममालिक अब अमेरिका से निकलेंगे। इजिप्ट ने अमेरिकी जो F-16 है वो नहीं खरीदे हैं, चाइना से जंगी हथियार खरीद रहा है, ठीक है ना। इजिप्ट सबसे बड़ा अमेरिका का इत्तेहादी, ठीक है। और यमन के अंदर क्या हो रहा है, रशिया ने कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है, किसी तौर पर हमें इसको कबूल नहीं करेंगे, अनजस्टिफाइड है। यमन के ऊपर अमेरिका अपना एग्रेशन बंद करे। अभी उन्होंने ज्यादा सख्त जुबान इसलिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि अमेरिका के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो इसलिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है और अमेरिका से हम बात करेंगे। तो मुझे बताइए कि सारे इश्यूज के ऊपर रशिया जो है वो अमेरिका से बात कर रहा है कि वहां पर ये ना करो, वहां पर ये ना करो। यमन के ऊपर, वो यमन जिसके ऊपर एक भी अरब मुल्क ने कंडेमनेशन नहीं की है, एक भी मुल्क ने कंडेम नहीं किया कि यमन में ये बमबारी क्यों की जा रही है, उसके ऊपर रशिया कह रहा है कि हम जाकर बात करेंगे अमेरिका से। ओ भाई, ये इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी और इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है। द अमेरिकन अटैक ऑन द ऑयल पोर्ट इन यमन इज अनजस्टिफाइड एंड वी विल कंटिन्यू आवर एफर्ट्स टू रिजॉल्व द सिचुएशन एंड विल टॉक अमेरिकन्स, ठीक है। और यमन, द रिसेंट हाइफा ऑपरेशन वाज अ सरप्राइज टू द एनिमीज। अभी जो हमने ऑपरेशन किया है वो सरप्राइज था, और मजीद सरप्राइज ऑपरेशन जब वो यमन कह रहा है हम जारी रखेंगे। और अमेरिका ये कह रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक चाइना यमन को जब वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है।
अच्छा, इसके साथ आप जरा देखिए सीरिया में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बड़ा धचका लगा है इजराइल को, यूके ने मेजर सैंक्शंस जो है वो सीरिया से हटा दिए। मेजर सतह की जो सैंक्शंस हैं वो हटाई गई हैं। यूके लिफ्ट सैंक्शंस अगेंस्ट सीरियाज डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंट्स, लिफ्टिंग सैंक्शंस ऑन द सीरिया मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस एंड इंटीरियर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि देखिए मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी बनती है वो इजराइल के मुताबिक बनती है। यह बहुत बड़ी तब्दीली है जो ग्रेजुअली आपको और नजर आएगी। यहां पर सीरिया में इजराइल का ये इंटरेस्ट नहीं है। आपको याद है कि सीरिया के हवाले से इजराइल जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहा था कि हमें तो कुर्दों को मजीद सपोर्ट करना चाहिए, और इजराइल का यहां पर इंटरेस्ट सीरिया को टुकड़ों में तकसीम करना है, इसको लिबिया बनाकर रखना है, एक फेल्ड स्टेट बनाकर रखना है। और सैंक्शन तो सबसे बड़ा पहला वेपन होती हैं किसी स्टेट को पैरालाइज करने के लिए। और यूके डिफेंस के ऊपर, भाई डिफेंस मिनिस्ट्री से वो सैंक्शन हटा रहे हैं, डिफेंस इंडस्ट्री से। तो इजराइल तो चीखे मार रहा है इस वक्त कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, ठीक है ना। मतलब अब उनके डिफेंस मिनिस्टर भी जाएंगे, वो असलिया डील्स भी करेंगे, वो डिफेंस के हवाले से इकदाम, तो उससे उन्होंने सैंक्शंस हटा दिए। तो यहां पर इजराइल का इंटरेस्ट कुछ और है, यूरोप का इंटरेस्ट कुछ और है। तो ये तसादुम है। इजराइल की जंगें नहीं फिट बैठ रही हैं, नहीं फिट बैठ रही किसी तौर पर। कितनी देर ये अग्रेशन जारी रखेंगे, और इसके इख्तिताम के ऊपर इनके लिए एक बड़ी बंद गली है। और आप अगर तारीख अगर आप पढ़ते हैं, तारीख बड़ी बेरहम होती है। जब तारीख अपना धारा बदलती है, जब ये इक़्तिदार बदलता है, तो वही इत्तेहादी अपने इत्तेहादियों को रोंदते चले जाते हैं। इसी की बलि दी जाएगी, आप देखिएगा। और ये प्रेसिडेंट उर्दुगान ने बड़ी अच्छी बात की थी, और यही हकीकत है। और उर्दुगान ने कहा था कि वक्त आएगा और इसी इसराइल को बलि का बकरा बनाया जाएगा वेस्ट की जानिब से। ये तारीख बड़ी बेरहम होती है। और जब ये वक्त बदलता है, तो अब देखिए यूक्रेन इतना बड़ा अमेरिका का इत्तेहादी, कैसे उसको छोड़ा। यूक्रेन खत्म हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। वो अमेरिका कह रहा है मिनरल्स हमें दो, आधा रशिया ले गया, और कोई बात ही नहीं। यूक्रेन एज अ कंट्री इस वक्त खत्म हो चुका है। अब उसका कोई नया आप नाम दे, आधा तो रशिया ले गया, और अमेरिका कह रहा है कि हम मानने के लिए तैयार हैं कि जो रशिया ले गया वो रशिया का है और नेटो का हिस्सा भी नहीं है। तो क्या वहां पर क्या बदला, इंटरेस्ट बदल गए। तो ये छोड़ दें कि इजराइल उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी, और इजराइल और ये और इजराइल वो, इजराइल के साथ उनके इंटरेस्ट जुड़े थे या जोड़े गए थे। अब अगर तसादुम आ रहा है, उसमें भी इजराइल कह रहा है कि नहीं हम जंगें चलाकर यहां पर जेनोसाइड करके रखेंगे। अब मुझे बताइए ये स्ट्रेटेजिक फैसले हैं या ये बेवकूफाना फैसले हैं। तो ये इतनी सी बात है। और नाज़रीन, जो सीरिया है वो यूरोप के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और इसलिए वो सीरिया के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और पिछले हफ्तों में एक यूके की बड़ी सख्त स्टेटमेंट इजराइल के खिलाफ आई थी कि जो ये एक्टिविटीज यहां पर कर रहा है इससे पीछे हट जाए। देखिए दुनिया बदल रही है, नेशनल इंटरेस्ट बदल रहे हैं। सीरिया से, अगर सीरिया ना हो तो कोई भी एनर्जी पाइपलाइन जो है वो यूरोप नहीं जा सकती है, सीरिया के बगैर नहीं जा सकती है। और ये इजराइल से जाना चाह रही थी, वो ये कॉरिडोर यहां से बन रहा था। तो इस जंग ने यह साबित किया कि इजराइल सिक्योर नहीं है। इजराइल आज गजा पर कब्जा भी कर लेगा ना, तो भी आज से 7 साल के बाद कोई और रेजिस्टेंस उठ खड़ी होगी। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट जिसके ऊपर पूरा कॉन्टिनेंट चलना है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सीरिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एनर्जी यहां पर पाइपलाइन के लिए, एनर्जी यूरोप के लिए जरूरी है, क्योंकि रशिया के साथ उनकी जंग है और रशिया के ऊपर वो डिपेंडेंस नहीं चाहते हैं। तो मिडिल ईस्ट से उनको एनर्जी जाएगी, तो वो सीरिया के बगैर नहीं जा सकती, वो सीरिया पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आज इंटरेस्ट बदल रहे हैं, जरूरियात बदल रही हैं, ठीक है। यूरोप की इकोनॉमीज की डायनामिक्स बदल रही हैं, सिक्योरिटी की डायनामिक्स बदल रही हैं, लेकिन इजराइल वहीं खड़ा हुआ है। वो जब आया था, वो फलस्तीनियों के ऊपर जनाब कब्जा करके रखेंगे और यहां पर ग्रेटर इजराइल बनाएंगे और डोमिनेंस करेंगे, ये नहीं, इस तरह चलने वाला नहीं है, ठीक है। और एक टाइम था, उन्होंने हुकूमत की है और अब टाइम खत्म हो रहा है। वैसे भी माइनॉरिटी जो है वो देर तक मेजोरिटी पर रूल नहीं कर सकती, ये वाला रूल नहीं ना कर सकती। आप तशद्दुद की जुबान बस चलाना चाहते हैं, नहीं चल सकती। और फिर आप देखिए वो ट्रंप साहब के ऊपर ये खड़ा हुआ है पूरा इजराइल, और ट्रंप साहब की अपनी क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। खुद अमेरिका किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उसको। डॉलर आखिरी अलामत है अमेरिकी एम्पायर की, डॉलर, तो वो डॉलर तेजी के साथ नीचे जा रहा है। खुद अमेरिकन वहां से अपना सरमाया शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, और इधर क्या हुआ है, कांग्रेसमैन जनाब पहुंचे हैं सीरिया, अहमद अल शरा के साथ मुलाकात हुई है, और अहमद अल शरा ने कांग्रेसमैन के हाथों ट्रंप को पैगाम भेजा है। इजराइल को कबूल नहीं है, यहां पर डिवाइड करना है गवर्नमेंट, ये सारा मामला खत्म करना है, फेल्ड स्टेट बनाना है। और अहमद अल शरा से कांग्रेसमैन आकर मिल रहे हैं और वो ट्रंप को पैगाम भेज रहा है। अब अहमद अल शरा जैसे आया, जो हुआ वो एक, अब उसको हम साइड के ऊपर फिलहाल रख रहे हैं। बात यह है कि जो भी आया है फिलहाल वो भी इजराइल को कबूल नहीं है ना। हालांकि इनके आने का क्रेडिट इजराइल ने लिया था, नेतन्याहू ने लिया था कि ये हम इसको लेकर आए हैं,
ये जो सारे जो हमला हुआ और सारा कि हाँ नेतन्याहू ने क्रेडिट लिया, लेकिन चीजें जो है वो उसके मुताबिक नहीं हो रही। तो ये इस वक्त की कुछ गैर मामूली डेवलपमेंट्स है। बाकी इसके जो साजिशें हैं, गजा पर एग्रेशन है, ईरान पर हमला है, ये करते हैं नहीं करते, कोशिश इनकी जारी रहेंगी गजा पर कब्जे करने की, सारी चीजें की, लेकिन बिल्कुल एंड गेम इनके हाथ में नहीं है और शिकस्त का मुंह देखेंगे और अपने जुल्मों का हिसाब हर सूरत में देकर रहेंगे। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।